देखो आइडियल गैस लॉ में अगर हम कुछ चेंजेस कर दें तो वी गेट द रियल गैस लॉ। जैसे हमारे पास आइडियल गैस लॉ होती है, आइडियल गैस लॉ होती है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, अब अगर इसमें एक छोटा सा चेंज कर दें तो वी विल गेट द रियल गैस लॉ। रियल गैस लॉ क्या होगी? फॉर रियल गैस लॉ वी विल हैव टू यूज अ करेक्शन फैक्टर पी वी इक्वल्स टू जेड एन आर टी, वेयर जेड इज करेक्शन फैक्टर। फॉर आइडियल गैसेज, अगर स्पेसिफिक केस में कि रियल गैस का आइडियल गैस एक स्पेसिफिक केस होता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? z इक्वल्स टू 1 फॉर आइडियल गैसेज। तो देयरफॉर z इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैसेज, अदरवाइज z इज नॉट इक्वल टू 1, z मे बी ग्रेटर देन 1 एंड z मे ऑल्सो बी लेस देन 1। तो इसके लिए हमारे पास दो तीन केसेस बन जाते हैं अलग अलग गैसेस के लिए, कि अलग अलग गैसेस और अलग अलग कंडीशंस के लिए z की वैल्यू चेंज होती रहेगी। रियल गैसेस के लिए जो हमने करेक्शन फैक्टर देखा z फैक्टर, जो रियल गैस लॉ के लिए पी वी इक्वल्स टू जेड एन आर टी। देखो ये एक्चुअली कोई रियल गैस लॉ नहीं है, ये जस्ट डिपेक्ट करती है कि आइडियल गैस लॉ में कुछ चेंज करें तो विल गेट द रियल गैस लॉ। तो अगर इसको हम प्रेशर के साथ प्लॉट करें कि z के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट आएगा, अगर वो प्लॉट करें तो हमारे पास कुछ स्टेप के प्लॉट्स आते हैं। आइडियल गैस के लिए तो z इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, लेकिन एक्चुअली किसी गैस के लिए कॉन्स्टेंट है नहीं। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा, सपोज फॉर हाइड्रोजन, जो छोटी गैस का जो छोटा पार्टिकल होगा, छोटी पार्टिकल वाला गैस होगा, उसमें अगर हम इंक्रीज करेंगे प्रेशर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा z भी साथ साथ लीनियरली इंक्रीज करेगा जैसे हाइड्रोजन में है। अगर गैस के पार्टिकल का साइज इंक्रीज करे तो क्या होगा? पहले डिक्रीज हो गए फिर इंक्रीज होगा, जैसे हमारे पास मीथेन। इसमें क्लियर है कि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने के साथ साथ डिप बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ CH4। सो दैट्स द रीजन कि हमारे पास यहाँ पे डिप बड़ा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मीथेन। और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है, तो इसमें बिल्कुल भी डिप नहीं है, ये डायरेक्टली बस इंक्रीज हो रहा है। तो ये इफेक्ट होता है करेक्शन फैक्टर पे प्रेशर का। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रेशर पे और नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा हमारा करेक्शन फैक्टर z। देखो एक गैस के रियल होने के पीछे रीजन क्या थे? कि वो आइडियल नहीं है बट वो रियल है। इसके लिए रीजन था, दो रीजन थे। पहला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पहला रीजन था। दूसरा रीजन क्या है गैस के रियल होने के पीछे? दूसरा रीजन होता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, इन दोनों रीजंस की वजह से गैस रियल हो जाती है। तो अगर हम उस रियल गैस को एक इक्वेशन से फॉलो करवाना चाहते हैं तो वो इक्वेशन कहलाती है वांडर वॉल्स रियल गैस इक्वेशन। जैसे हमारे पास एक आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन होती है, सिमिलरली फॉर रियल गैस वी हैव वान डेर वाल्स रियल गैस इक्वेशन। अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन में ही थोड़े चेंजेस कर दें, थोड़ी करेक्शंस लगा दें, तो हमारे पास वान डेर वाल्स रियल गैस इक्वेशन बन जाती है। तो वो चेंजेस कहाँ से लगाएंगे? देखो पहला फैक्टर उठाओ, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होता है कि दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसके वजह से क्या इफेक्ट आएगा? जो भी पार्टिकल्स जाके वॉल्स पे कोलाइड कर रहे थे बिना किसी अदर पार्टिकल के इन्फ्लुएंस के, अब वो किसी पार्टिकल के अट्रैक्शन के अंडर अटैक करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कम इंपल्स लगा पाएंगे, कम वेलोसिटी से अटैक कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, कि जो आइडियल गैस का प्रेशर था वो ज्यादा रहा होगा कंपेयर टू द रियली जो एक्चुअली प्रेशर है गैस का। तो इसलिए हमारे पास जैसे गैस लॉ क्या होती है? पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, अब इसमें देखो अगर एक्चुअल प्रेशर जो था, एक्चुअल प्रेशर है पी रियल जो है वो
कम है पी आइडियल से, लेकिन इस वाली लॉ में हम सिर्फ आइडियल चीजें ही पुट कर सकते हैं, मतलब प्रेशर भी एक्चुअल पुट करना आइडियल पुट करना होगा और वॉल्यूम भी आइडियल। तो इसके लिए अगर हम आइडियल को रियल की टर्म्स में और रियल में थोड़ा चेंजेस करके पुट कर दें तो आइडियल गैस चेंज होकर वॉन डेर वाल्स रियल गैस इक्वेशन बन जाएगी। तो प्रेशर के लिए क्या चेंज करें, पी आइडियल इक्वल्स टू पी रियल जो कि कम है, प्लस कम किस वजह से है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से। अच्छा, अब इसमें करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ेगा हमें। करेक्शन फैक्टर क्या होता है, ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा होता है करेक्शन फैक्टर दैट डिटरमाइन कि हमारे पास एक्चुअली जितना प्रेशर है और जितना हमने प्रिडिक्ट किया था उन दोनों में कितना डिफरेंस है। ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, यहाँ पे एन नंबर ऑफ मोल्स, वी इज द वॉल्यूम एंड ए क्या है, ए एक कांस्टेंट है जो इस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह से वॉल्यूम में करेंगे। वॉल्यूम में जैसे हमने कहा कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल हमने एज्यूम किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में या फिर आइडियल गैस के लिए कि वो नेग्लिजिबल होता है कंटेनर के साइज से कंपेयर करें तो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल। तो इसलिए उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस एन बी। क्यों, क्योंकि अगर वो हटाया नहीं तो वो तो कुछ स्पेस ऐसा भी आ गया फालतू का जिसमें हमारे पास जो स्पेस हमारे मॉलिक्यूल्स ने लिया हुआ है, लेकिन वो स्पेस तो मूव करने के लिए अवेलेबल है नहीं, और हमें वो स्पेस चाहिए होता है इस इक्वेशन में दैट इज अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सो v माइनस एन बी, हियर अगेन n is number of moles and b is a constant that takes care of size of the molecule। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसमें थोड़े से और चेंजेस करें तो पूरी क्वेश्चन को दोनों साइड से n से डिवाइड कर दो। यहाँ पे हो जाएगा RT, ये हो जाएगा P प्लस ए वी एम स्क्वायर, V मोलर स्क्वायर, V को हमने Vm में चेंज कर दिया मोलर वॉल्यूम में, इनटू Vm minus B। तो दिस इज आर वॉन डेर वाल्स रियल गैस इक्वेशन। इसमें A और B आर कांस्टेंट, A टेक्स केयर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस एंड B टेक्स केयर ऑफ साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। एग्जांपल नंबर 29 देखते हैं। ये एक मैथमेटिकली ओरिएंटेड एग्जांपल है। इसमें क्या बताया है इन्होंने कि द वॉन डेर वाल्स रियल गैस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म। ठीक है, उन्होंने एक फॉर्म बता दी कि जो हमारे पास वॉन डेर वाल्स रियल गैस इक्वेशन है उसको हम इस फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ बी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, बी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, बी एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अभी इसे सॉल्व करके देखते हैं। सपोज हमारी जो एक्चुअल इक्वेशन थी वो क्या थी, P प्लस ए बाय वी स्क्वायर। V और Vm, हम Vm को यहाँ पे V लिख के चलेंगे क्योंकि n हमने सपोज किया हुआ है कि n इज 1, नंबर ऑफ मोल्स इज 1। V माइनस B इक्वल्स टू RT, P प्लस A बाय वी स्क्वायर इक्वल्स टू RT बाय V माइनस B। नाउ P इक्वल्स टू RT बाय v माइनस बी माइनस ए बाय वी स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय v। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, इस इक्वेशन को मोर एंड मोर टुवर्ड्स दिस इक्वेशन, इस फॉर्म की तरफ इंक्लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मोर एंड मोर इस फॉर्म की बन जाए। तो पी वी इक्वल्स टू आर टी वी बाय वी माइनस बी माइनस ए बाय वी। ठीक है, अब इसमें से आर टी कॉमन ले लेते हैं राइट हैंड साइड में से, ताकि ये आर टी बाहर आ जाए और अंदर जो ब्रैकेट बचा फिर उसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाएंगे। पी वी इक्वल्स टू आर टी वी बाय वी माइनस बी माइनस ए बाय आर टी वी। ठीक है, इस फॉर्म की आ गई हमारी क्वेश्चन। यहाँ तक हमने कोई एजम्पशन नहीं मानी है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद पी वी इक्वल्स टू आर टी 1/1 माइनस बी बाय वी माइनस ए बाय आर टी वी। ठीक है, अब इसको देखो,
1 माइनस बी बाई वी की पावर -1 लिख सकते हैं इस पूरी टर्म को। और इसको अगर एक्सपेंड करें हमें तो इसकी वैल्यू आई 1 प्लस बी बाई वी प्लस बी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमें 1 बाई वी वाली चीज़ चाहिए जिसमें 1 बाई वी आ रहा हो, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। क्वेश्चन में देखें तो हमें एक तरह से 1 बाई वी का कोएफिशिएंट चाहिए जो कि यहाँ पे बी है। उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब इसको एक्सपेंड करा इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट पी वी इक्वल्स टू आर टी एंड इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव 1 प्लस बी बाई वी प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी माइनस ए बाई आर टी वी। तो बेसिकली वी हैव टू सी ओनली दोज टर्म्स दैट कंटेन 1 बाई वी, क्योंकि हमें कोएफिशिएंट निकालना है 1 बाई वी का। 1 बाई वी एक तो इस टर्म में है और एक इस टर्म में है, बाकी सब टर्म्स को ठीक है लिख लो, लेकिन इनका कोएफिशिएंट अगर देखें तो आएगा 1 बाई वी इंटू बी माइनस ए बाई आर टी। तो देयरफॉर बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए बाई आर टी। दिस इज द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी। ठीक है, देखो जैसे कि पहले हमारी बात हुई थी कि z की वैल्यू डिपेंड करेगी कि प्रेशर किस सिचुएशन में है, कि प्रेशर कितना है, इस प्रेशर लो, इस प्रेशर मॉडरेट और इस प्रेशर हाई। तो इन तीनों केसेस के लिए देखते हैं हम कि फॉर n इक्वल टू 1 हम सिर्फ 1 मोल के लिए बात करेंगे। 1 मोल के लिए जब बात करेंगे तो हम 3 केसेस बनाएंगे। फॉर लो प्रेशर, अगर प्रेशर कम रहता है तो उस केस में क्या होगा, पी वी इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, पी वी इक्वल्स टू आर टी का मतलब क्या है, z इक्वल्स टू 1, मतलब बहुत कम प्रेशर्स पे रियल गैस विल ऑल्सो एक्ट एज आइडियल गैस, क्योंकि z इक्वल टू 1 किसके लिए होता है, ओनली फॉर आइडियल गैस। देयरफॉर रियल गैस एक्ट्स एज एन आइडियल गैस एट वेरी लो प्रेशर्स। नाउ लेट अस कंसीडर सेकंड केस फॉर मॉडरेट प्रेशर्स। मॉडरेट प्रेशर्स के लिए अगर हम डिस्कस करें तो उस केस में क्या होगा, B इज नेग्लिजिबल, मतलब जो हमारा कांस्टेंट था जो अकाउंट में लेता था साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, वो नेग्लिजिबल हो गया। मतलब कि हमने देखा कि जैसे जैसे अगर प्रेशर इंक्रीज करा जाए तो प्रेशर इंक्रीज करने के साथ साथ मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं तो मॉलिक्यूल्स का साइज नेग्लिजिबल नहीं रहता। लेकिन मॉडरेट प्रेशर में ऐसा नहीं है। मॉडरेट प्रेशर में हालांकि साइज नेग्लिजिबल हो जाएगा लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, तो ए नेग्लिजिबल ना करके उस केस में हम सिर्फ बी को नेग्लिजिबल बनाएंगे। और अगर ये सब्स्टिट्यूशन, ये एजम्पशन अगर हम सब्स्टिट्यूट करें हमारी वैन डर वाल्स गैसियस लॉ में तो हमारे पास क्या आता है, z इक्वल्स टू 1 प्लस ए बाई आर टी वी। इसका मतलब मॉडरेट प्रेशर्स के लिए z इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अच्छा अब थर्ड केस देखते हैं फॉर हाई प्रेशर्स। जब प्रेशर्स काफ़ी हाई हो जाए तो हाई प्रेशर के केस में क्या होगा, वहाँ पे बी तो नेग्लिजिबल होने से रहा। क्यों, क्योंकि हमने प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि मॉलिक्यूल्स इतने पास आ चुके हैं कि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हैं और उनका साइज नेग्लिजिबल नहीं है, क्योंकि वो इतने पास आ गए हैं कि सराउंडिंग की वॉल्यूम काफ़ी कम है। तो इसलिए अगर रिलेट करें तो बी इज नॉट नेग्लिजिबल, इन दैट केस ए इज नेग्लिजिबल। अब यहाँ पे ए नेग्लिजिबल होने की बात कहाँ से आ गई, ए नेग्लिजिबल इसलिए कह रहा है यहाँ पे बिकॉज जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक लिमिट तक बढ़ सकती हैं और इतने हाई प्रेशर पे उनका इफेक्ट कुछ खास नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमने 10 एटीएम प्रेशर कर दिया या फिर 1000 एटीएम प्रेशर कर दिया, सपोज 1000 एटीएम प्रेशर पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेशर को कम करने की कोशिश करेंगी वो कुछ खास नहीं होगा, वो नेग्लिजिबल रहेगा उनका इफेक्ट। इसलिए उस टाइम पे सिर्फ बी का इफेक्ट देखा जाएगा। तो उस टाइम पे z कितना आएगा, 1 माइनस बी बाय आर टी, 1 माइनस पी बी बाय आर टी, जो उस टाइम का प्रेशर होगा हाई प्रेशर। तो z कम्स आउट टू बी लेस देन 1 व्हेन प्रेशर इज हाई। ठीक है, ये 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनकी स्पेसिफिक एप्लीकेशन हम क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। उन्होंने कहा हाई प्रेशर, सीधा ये अप्लाई करेंगे, उन्होंने कहा लो प्रेशर ये अप्लाई करेंगे, मॉडरेट प्रेशर ये अप्लाई कर सकते हैं।
तो एग्जांपल्स देखते हैं आप। तो एग्जांपल नंबर अब 31 देखते हैं। इसमें क्या है, ये आपको शायद कुछ फीलिंग देगा कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना कम होता है विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ द कंटेनर, अगर गैस और लिक्विड पे कंपेयर करें तो। इसमें क्या है, हमारे पास एक वाटर है, वाटर का 1 मोल है, प्रेशर पता है 180 m, टेम्परेचर पता है 100 डिग्री सेल्सियस, ये गैसियस है, इसको हम आइडियल मान के चलेंगे। तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है परसेंटेज ऑफ फ्री वॉल्यूम, मतलब इस पूरी वॉल्यूम में कितनी वॉल्यूम ऐसी है जो फ्री है। तो क्या करेंगे इसके लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले तो टोटल वॉल्यूम निकालें, और दूसरी चीज़ हमें ये भी पता होना चाहिए मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम कितनी है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, हम कैसे कर सकते हैं इसको, देखो PV इक्वल्स टू RT, N तो 1 है ही, तो इससे V निकल जाएगा, RT बाय P, RT बाय V, RT बाय P से V निकल जाएगा। तो यहाँ से जब वॉल्यूम निकल जाएगी, अच्छा ये तो हमारे पास आ गई टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, कि इतनी वाटर वेपर है उसकी वॉल्यूम इतनी है, ये तो टोटल वॉल्यूम आ गई कि इसमें मॉलिक्यूल्स भी हैं और फ्री स्पेस भी है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम तो आ गई। अब हमें निकालनी है मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम। मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम कैसे निकलेगी, अगर इन्हीं मॉलिक्यूल्स को पैक करके एक साइड रख दे फिर वॉल्यूम मेजर करें तो वो सिर्फ मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम होगी ना, वही लिक्विड में करेंगे हम, कि अगर इसे हम पैक करके लिक्विड बना दें 100 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर सेम रखेंगे, तो जो वॉल्यूम होगी वो सिर्फ मॉलिक्यूल्स की तो होगी अप्रॉक्सीमेटली, मतलब उसे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल समझ सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि इसमें जब ये पार्टिकल्स होंगे हो सकता है सिर्फ थोड़ी बहुत वॉल्यूम वेस्ट जाए जो ये वॉइड्स होंगे, लेकिन हमें मान के चलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल्स इज सेम। तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू कितनी होगी, डेंसिटी पता है और मास भी पता है, 1 मोल का कितना मास होगा 18 ग्राम्स, तो वॉल्यूम हो जाएगी मास अपॉन डेंसिटी 18 डिवाइडेड बाय 0.958। तो ये तो आ गई मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम। हमें पता है टोटल वॉल्यूम, तो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल सकती है दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100। ये मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम की परसेंटेज आ गई, 100 में से माइनस करेंगे तो फ्री वॉल्यूम की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है ना। सी क्रिटिकल कांस्टेंट्स होते हैं कुछ रियल गैसेस के लिए, उनका मतलब क्या होता है, 3 कांस्टेंट्स देखेंगे हम। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू तो चलो ये हो गई, वो गैस के कांस्टेंट जो रियल गैस कांस्टेंट होता है A और B उस पर डिपेंड करेगा, तो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू तो आ गई। लेकिन इसका मतलब क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा हल्का सा भी ज़्यादा हो गया तो फिर गैस को जितना मर्जी प्रेशर आप अप्लाई कर लो कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच गैस कैन बी लिक्विफाइड। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से माइन्यूट डिग्री भी ऊपर हो गई तो उसका मतलब फिर गैस को जितना मर्जी प्रेशर, जितना हाई प्रेशर अप्लाई कर लो कभी भी लिक्विफाई नहीं करा जा सकता। क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर उस प्रॉपर थर्मल एनर्जी से गैस की एनर्जी, थर्मल एनर्जी ज़्यादा रही तो गैस कभी भी पैक नहीं हो पाएगी लिक्विड्स में, लिक्विड बनके पैक नहीं हो पाएगी। उसकी थर्मल एनर्जी इतनी आई है कि वो कभी भी आपस में बॉन्डिंग करके या फिर आपस में कोलिजन करके पैक नहीं हो सकती, वो हमेशा रैंडम मोशन में रहेंगे और सरफेस कभी भी नहीं बना पाएंगे। तो दैट इज वाई क्रिटिकल टेम्परेचर ये हो गया। अच्छा, अब क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर ऐसा मैक्सिमम प्रेशर होता है जिसपे गैस को वेपराइज करा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्रिटिकल प्रेशर से थोड़ा सा भी प्रेशर ज्यादा हुआ तो जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ा लो गैस कभी भी वेपराइज नहीं होगी, वो हमेशा लिक्विड ही रहेगी। ठीक है। थर्ड इज क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू होती है 3 इंटू बी, क्योंकि बी तो खुद में एक वॉल्यूम का मेजर है, तो 3 इंटू बी गिव्स क्रिटिकल वॉल्यूम। तो अगर पुट करें एक साथ एक गैस के, मतलब इन दोनों वैल्यूज को साथ साथ यूज करें इन दोनों कंडीशंस को, तो द वॉल्यूम ऑब्टेन्ड इन दैट केस इज क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है।